नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण यादव। स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल IQ मेंटर में। दोस्तों, आप जानते हैं सीटेट 2020 की नई एग्जाम डेट बहुत ही जल्द जारी होने वाली है। ये उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर के एंड में सीटेट का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा और अक्टूबर के सेकंड या थर्ड वीक में इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करा लिया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आप लोगों के लिए सीटेट सुपर 30 का सेशन लेकर के आए हैं, जिसमें हम आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही हुआ करती है कि ये जो 30 क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं इसी में से डायरेक्टली आपको सीटेट में क्वेश्चन मिलेगा। ज्यादातर लोग गलतियां ये करते हैं कि सीटेट निकालने के चक्कर में सिर्फ और सिर्फ पेडागॉगी को ही पढ़ते हैं। दोस्तों, पेडागॉगी के अलावा भी हर सेक्शन में लगभग 9 से 10 नंबर के कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस आया करते हैं, जिसपे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते हैं। और आज के इस सेशन में हम इसी कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 8, 9, 10 नंबर मायने रखते हैं आपके हर एक एग्जाम में, आपके हर एक जगह पे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सतही दृष्टिकोण, क्योंकि जो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन दोस्तों सतही दृष्टिकोण कहलाता है और किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के संपूर्ण वर्णन के लिए गहन, मानकीय, प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता हुआ करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं। व्यक्तिगत भेद किसे पाए जाते हैं? बुद्धि स्तर में बिल्कुल व्यक्तिगत भेद बुद्धि स्तर में मिलते हैं, अभिवृत्ति में बिल्कुल इसे भी मिलते हैं, गतिवाही योग्यता में तो बिल्कुल गतिवाही योग्यता में भी व्यक्तिगत भेद देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर ये तीनों में हमें देखने को मिलता है तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ये सभी सही हो जाता है आपका जवाब। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? तो दोस्तों, चिंतन के प्रारंभ होने के लिए सर्वप्रथम समस्या आवश्यक हुआ करती है, क्योंकि दोस्तों चिंतन जो होती है वो एक प्रकार की मानसिक क्रिया हुआ करती है जो सभी प्राणियों में होती है और इस प्रक्रिया की शुरुआत उसी समय होती है जब प्राणियों के सामने कोई समस्या आती है या कोई समस्या उत्पन्न हुआ करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है। तो दोस्तों, बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया गया है टर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? टर्मन के द्वारा विकसित किया गया है और टर्मन ने बुद्धि लब्धि निकालने का एक सूत्र भी दिया है, जिसको हम लोग इस तरह से जानते हैं, MA/CA × 100। MA/CA × 100 मतलब कि MA मतलब मेंटल एज अपॉन CA का मतलब होता है ना कैलकुलेटिव एज या करंट एज। करंट एज का मतलब जो वास्तविक आयु, ठीक है, उसकी वास्तविक आयु मानसिक आयु गुणे 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका IQ यानी बुद्धि लब्धि निकालने का और इसको किसने दिया है दोस्तों? टर्मन ने दिया है। ऑप्शन नंबर C सही हो जाता है जवाब। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल हुआ करता है? तो दोस्तों, ये डायरेक्ट बनता हुआ क्वेश्चन है, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्रेरक अधिक प्रबल हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन या फिर स्वास्थ्य वातावरण। तो पूछा गया है कि पिछड़ेपन का कारण नहीं है, तो देखिए सामान्य बुद्धि का अभाव ये पिछड़ेपन का कारण होता है, शारीरिक दोष भी पिछड़ेपन का कारण हुआ करता है, उसके अलावा जो विशिष्ट पिछड़ापन है ये भी आपके पिछड़ेपन का कारण में आता है, लेकिन जो स्वस्थ वातावरण हुआ करता है ये पिछड़ेपन का कारण नहीं हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था किसके द्वारा? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। किसके द्वारा? हिप्पोक्रेटस के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली बनते हुए क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ऑप्शंस में इसमें आपको सोचना नहीं होगा, सीधे ऑप्शन देख करके आपको टिक मार देना है। अब बढ़ते हमारे अगले की तरफ, अगले क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ कहता है, सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसका? सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों, इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। किसने किया था? स्पीयरमैन ने किया था। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। 4 ऑप्शन है दोस्तों, समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता और व्यक्तित्व विधि, और माफ कीजिएगा व्यक्तिगत विधि, और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो सही जाता है, रक्षात्मक यांत्रिकता सही ऑप्शन हुआ करता है दोस्तों, क्योंकि जब समस्या समाधान विधि तथा व्यक्तित्व विधि के संबंध, क्योंकि ये प्रत्यक्ष ढंग से हुआ करते हैं। कैसे होते हैं? जो समाधान विधि है और जो व्यक्तिगत विधि है, ये दोनों का
संबंध है दोस्तों प्रत्यक्ष या डायरेक्ट ढंग से हुआ करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम हुआ करता है। तो इसमें चार ऑप्शन है तनाव, डिस्लेक्सिया, पिछड़ापन या इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन होता है वो क्या होता है, डिस्लेक्सिया हुआ करता है, क्योंकि दोस्तों मस्तिष्क की संरचना में तथा कृत्यों में विभेद के परिणाम स्वरूप डिस्लेक्सिया विकार हुआ करता है। इससे क्या होता है, जो छात्र इससे पीड़ित हुआ करता है वो छात्र को पढ़ने में समस्या होती है, साथ ही साथ शब्दों को लिखने में भी कठिनाई हुआ करती है। ठीक है दोस्तों, तो डिस्लेक्सिया मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम हुआ करता है। अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश से साधारणतः उन्हें मानसिक न्यूनतम ग्रासित की श्रेणी में रखा जाता है। तो दोस्तों जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है, किससे 70 से जिनकी कम हुआ करती है उनको हम लोग मानसिक न्यूनतम श्रेणी ग्रसित में रखा जाता है। ठीक है ना, मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में हम लोग रखा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है दोस्तों, वो सही जवाब हो जाता है। देन हम बढ़ते हैं हमारे ऑप्शन नंबर माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहता है डैश बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों का ग्रहण करने की योग्यता होती है। तो चार ऑप्शन है पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिभाशाली, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली बच्चों में दोस्तों अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता हुआ करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन का प्रकार नहीं बोला गया है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है, जो मानक है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं हुआ करता है। उसके अलावा जो निर्माणात्मक हुआ करता है ये भी मूल्यांकन प्रकार है, योगात्मक भी मूल्यांकन का प्रकार है, और CCE भी दोस्तों आपका मूल्यांकन का प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होता है वो राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि मानक जो है मूल्यांकन का प्रकार नहीं हुआ करता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। चार ऑप्शन है सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषित होने का अवसर नहीं मिलता, रहने के लिए स्वस्थ परिवेश, और विद्यालय में पक्षपातपूर्ण वातावरण का सामना करना। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ये हो जाएगा सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, क्योंकि दोस्तों जो सीखने के लिए प्रेरणा का जो अभाव हुआ करता है वो सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं हुआ करती है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति के साथ उत्पन्न हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो पिछड़ा सामाजिक रूप से वंचित हो या फिर पिछड़ा हो, कोई इसके लिए निश्चित नहीं होता है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है। विद्यार्थी क्या है, चार ऑप्शन है दोस्तों, आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है और मध्यस्थ चर है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो शिक्षण प्रक्रिया में जो विद्यार्थी हुआ करता है वो एक आश्रित चर हुआ करता है। विद्यालय में वो अध्यापकों पे आश्रित होता है, घर में माता पिता और अभिभावक पे आश्रित हुआ करता है, इसीलिए शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों को हम लोग आश्रित चर बोला करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं। मतलब कि जो RTE एक्ट 2009 जारी किया गया था उसके अनुसार किसी भी शिक्षक को एक सप्ताह में कितने घंटे काम करने हैं वो पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शन है 40, 45, 42, 48। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 45 घंटे जो है वो सही जवाब हो जाएगा। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है NCF 2005 पर बल देता है, डैश है, किस पे बल देता है NCF हमारा। तो जो NCF होता है चार ऑप्शन है करके सीखने पे, रटने पे, समस्या हल करने पर, या फिर ये सभी। तो ये सभी तो नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों रटने पर NCF कभी बल नहीं देता है, समस्या हल करने पर भी ज़्यादा बल नहीं देता है। जो NCF आपको सपोर्ट करता है वो करता है करके सीखने पर। तो यहाँ पे मतलब जो NCF बल देता है वो करके सीखने पर बल दिया करता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देन हमारे बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। चार ऑप्शन है शैक्षिक उद्देश्य, शिक्षण अनुभव, मूल्यांकन और अधिगम अनुभव। तो चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही जवाब हो जाएगा, शिक्षण अनुभव। शिक्षण अनुभव क्या है दोस्तों, मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं हुआ करता है। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शन है दोस्तों, उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है। उसके अलावा दूसरा कहता है समस्याओं का हल शीघ्रता से प्राप्त हो जाता है। तीसरा कहता है समस्याओं का हल अभ्यास में लिया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। चौथा कहता है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर जो डी होता है वो सही होता है, क्योंकि उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। इसमें से कोई भी कथन ऐसा है जो सही हो, क्योंकि उपभोक्ता ही अनुसंधान करता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाया करता है, क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान से जो समस्या का शीघ्रता से हल प्राप्त नहीं होता है, इसका मूल्य
मूल्यांकन किया जाता है और इस अनुसंधान में दोस्तों उपभोक्ता अनुसंधान करता नहीं हुआ करता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा गया था आपके रॉस के द्वारा। किसने कहा था? रॉस ने कहा था। ये रॉस महोदय का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का जो विकास होता है वो 11 वर्ष की आयु में हुआ करता है। देन बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास क्षेत्र 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। जो शारीरिक विकास का क्षेत्र हुआ करता है वो कौन सा है? स्नायु मंडल, बिल्कुल ये भी है। मांसपेशियों में वृद्धि, बिल्कुल ये भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। उसके अलावा एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसका मतलब कि स्नायु मंडल का विकास भी शारीरिक विकास में आता है। मांसपेशियों का वृद्धि भी शारीरिक विकास में आ गया। सी वाला भी मांसपेशियों विकास शारीरिक विकास में आ जाता है। तो इस हिसाब से जब तीनों ऑप्शन सही है तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ये सभी। देन बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाया करती है। तो दोस्तों ये ऐसी अवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यकाल बोला करते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यकाल बोला करते हैं, क्योंकि उत्तर बाल्यकाल में दोस्तों बालक की जो जिज्ञासा होता है वो जिज्ञासा का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाया करता है और उनका संवेगात्मक विकास जो होता है वो तेजी से होने लग जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अधिगम आंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है। तो अधिगम आंतरण का जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत कहा जाता है दोस्तों वो है आपका अनुरूप तत्वों का सिद्धांत। क्या कहा जाता है? अनुरूप तत्वों का सिद्धांत है। ये डायरेक्ट बना हुआ क्वेश्चन है, सोचना नहीं है, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ने की जरूरत है। सीधे सीधे है कि अधिगम आंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहते हैं, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत उसको कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? 4 ऑप्शन है, समानता, प्रत्यागमन, भिन्नता, अभिप्रेरणा। तो दोस्तों जो निम्न में से वंशानुक्रम का नियम नहीं है वो क्या है? अभिप्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन जो है वंशानुक्रम का नियम नहीं हुआ करता है। उसके अलावा समता और प्रत्यागमन और भिन्नता ये सभी क्या है? वंशानुक्रम के नियम के अंतर्गत आया करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि डैश की अवस्था तक बालक के दृष्टिकोण का श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 से 4 वर्ष, क्योंकि 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बालक की जो दृष्टिकोण और श्रवण इंद्रिया पूर्ण रूप से विकसित हो जाया करती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। तो संकेत अधिगम के अंतर्गत जो हम लोग सीखा करते हैं वो सीखते हैं पारस्परिक अनुकूलन को। पारस्परिक अनुकूलन का मतलब क्या होता है? आपस में अनुकूलन करना। आपस में अनुकूलन करने का मतलब क्या होता है कि जो संकेत अधिगम हुआ करता है ये प्रयोग किया जाता है उन लोगों पे, उन बच्चों पे जो गूंगे या बहरे हुआ करते हैं। ठीक है, जो बहरे होते हैं उनके लिए खासकर इसका प्रयोग किया जाया करता है। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि ये पारस्परिक अनुकूलन की बात किया करता है। जो व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है, किसमें? समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायता करता है। तो मनोविज्ञान, वातावरण और मनोदैहिक का संबंध संकेत अधिगम से नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो 3 ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, वातावरण और मनोदैहिक, ये अधिगम के संबंधित नहीं हुआ करते, मतलब अधिगम मनोदैहिक संकेत से संबंधित नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? तो जो 4 ऑप्शन दिया गया भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। तो दोस्तों इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो जाएगा वो सही जवाब हो जाता है कि जो रुचि है, रुचि क्या है? ये अर्जित प्रेरक का हुआ करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि अभिप्रेरणा वर्णित होती है। क्या होती है? अभिप्रेरणा वर्णित हुआ करती है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर बी होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, भावात्मक जागृति के द्वारा। क्योंकि किसी कार्य को अपने स्वयं की इच्छा से करने पर उसे सुख और संतोष प्राप्त हुआ करता है, और इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी दोस्तों हम लोग बोला करते हैं, अभिप्रेरणा को। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का कहता है कि चिंतन मानसिक क्रिया है, डैश पहलू है। ठीक है ना, चिंतन मानसिक क्रिया का डैश पहलू है। 4 ऑप्शन है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए जो जाता है दोस्तों वो आपका सही जवाब हो जाया करता है कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू हुआ करता है। किसी भी चिंतन से पूर्व ज्ञान
ज्ञान का या जानकारी का होना दोस्तों अत्यंत आवश्यक हुआ करता है। बिना ज्ञान के चिंतन प्रभावी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों। और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर करते हुए चलिएगा, और पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा दोस्तों हम आप लोगों के लिए डेली का करंट अफेयर लेकर के आ रहे हैं। IQ मेंटर स्टडी फास्ट ट्रैक रिवीजन कोर्स भी चल रहा है, जिसमें हम आपका कंप्लीट जीएस कवर करा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों समान हिंदी का मास्टर बैच भी चल रहा है। बहुत कुछ आपको चल रहा है, बहुत कुछ आप लोगों के फायदे के लिए सोचा जा रहा है। हमारे साथ अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए, आपने तैयारी को एक नया आयाम दीजिए हमारे साथ जुड़ करके। मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। अलविदा।